हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का खुसूसी प्रोग्राम GHMC अनकट। जी हां नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं इस अनकट प्रोग्राम में हम वो चीज़ पेश करते हैं हमारे नाजरीन के लिए जिसे सेंसर नहीं की जाती और हमारे शहर की आवाम को कुछ फ़ायदेमंद साबित हो। नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम में हमने जैसा पहले कहा है, हम किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाएंगे और किसी को कंट्रोवर्शियल उसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ आवाम को फ़ायदा पहुंचाना है। जी हाँ नाजरीन, ये प्रोग्राम आज मेरे बाजू जो साहब बैठे हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये साहब का नाम है जी हाँ, राजेंद्र सिंह साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूथ ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद के सदर हैं और ये पिछले 15 साल से हैदराबाद के शहर में एक सोशल वर्क कर रहे हैं। ये वो सोशल वर्क है जो इलेक्शंस में आवाम के लिए काम आए। जैसे कि मैं इनके बारे में कुछ आपको इत्तला दूं, ये इनका मकसद है 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तानी दस्तूर में जो आवाम को हुकूक दिए गए हैं उन हुकूक का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाए, इस पर राजेंद्र सिंह साहब पिछले 15 साल से कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद करते आ रहे हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम में, अनकट प्रोग्राम में, हम राजेंद्र सिंह साहब का वेलकम करते हैं। ये आपको मैं बता दूं कि राजेंद्र सिंह साहब पिछले जब से हमारा ये अनकट प्रोग्राम शुरू हुआ है, इस प्रोग्राम को ये देखते आ रहे हैं और हमसे कांटेक्ट किए हैं कि मैं कुछ आवाम के लिए फ़ायदेमंद बात करना चाहता हूं, लिहाजा आप हमारे प्रोग्राम के ज़रिए इसका खुलासा करें। इससे इन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया और हमने आज उन्हें इसलिए हमारे चैनल पर बुलाया है। मैंने भी उनसे बात की है। इनका कहना जो है वो एक बार हमारे नाजरीन ज़रूर सुनिए जो ये चैनल इस वक्त देख रहे हैं, जो इस प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं। पहले हम राजेंद्र सिंह साहब से कुछ देर बात करेंगे, उसके बाद हम ज़रूर लाइव कॉल्स भी लेंगे, नाजरीन से बात करेंगे। इनके बारे में पहले मैं ये बता दूं इनका मकसद क्या है। ये पिछले 15 साल से इलेक्शन प्रोसेस को काफ़ी गहरी तरह से देखते आ रहे हैं। इनका मकसद है कि हिंदुस्तान में 3 तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जी हाँ नाजरीन, ये आवाम को जानना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं ये जो नहीं जानते हैं, मैं उन्हें दोबारा ये दोहरा दूं। आज इनसे मुझे भी कुछ ऐसा सीखने में मिला है जिसकी इत्तला मुझे भी नहीं थी। इनका कहना है कि हिंदुस्तान में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, रिप्रेजेंटेशंस होते हैं लीडरशिप के, उसके 3 मरहले हैं। पहला मरहला लेवल यानी कि सेंट्रल लेवल जिसे कहा जाता है वो है पार्लियामेंट, अपर हाउस, लोअर हाउस। एमपीज का जो इलेक्शन होता है उसे सेंट्रल लेवल कहा जाता है। दूसरा लेवल होता है स्टेट लेवल यानी कि एमएलएस, एमएलसीज जो हर स्टेट में इलेक्शंस होते हैं वो। और तीसरा लेवल होता है लोकल लेवल यानी कि जैसे कि अब GHMC इंतखाबात आ रहे हैं, इसके अलावा अजला में ZPTC, MPTC कहा जाता है, इसे लोकल बॉडी इलेक्शन कहते हैं। इस तरह से हिंदुस्तान की जमहूरियत 3 लेवल पर मौजूद है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। इन 3 लेवल्स में भी आवाम की नुमाइंदगी के बगैर ये लेवल्स पूरे नहीं होते हैं। याद है कि 3 लेवल्स में भी आवाम का वोट ज़रूरी होता है, तभी जाकर ये लेवल्स पूरे होते हैं। आज हमारे राजेंद्र सिंह साहब का कहना है, कुछ ऐसी इन्होंने बातें कही हैं जिससे मैं भी शॉक हो गया हूं और मैं चाहता हूं कि ख़ास तौर पे हमारे चैनल के नाजरीन इनके बातें सुने ताकि हमारी आवाम को, शहर की आवाम को इसका फ़ायदा हो। हम राजेंद्र सिंह साहब से बात करते हैं, उसके बाद हम लाइव कॉल्स भी ज़रूर लेंगे। स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। बीच बीच में कॉल लेकर मैं भी बात करूंगा, राजेंद्र सिंह साहब से भी कोई सवाल हो तो बात करें। तो राजेंद्र सिंह साहब, हमारे इस प्रोग्राम में आपका वेलकम है। पहले तो आप ये बताइए कि इन लेवल्स की जो बात कर रहे हैं आप, ये इसका खुलासा कैसे हो, इनके बजट सिस्टम आप थोड़ा क्लैरिफाई करिए हमारे नाज़रीन के लिए।
तो दोस्तों, भाई और बहनों, जो भी इस टीवी चैनल को देख रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हमारे डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इसको देखना, इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालने के लिए हमारे देश में एक एग्जीक्यूटिव होते हैं, और एग्जीक्यूटिव ना सब चीजों को करते हैं, और एक एग्जीक्यूटिव को बनाने वाले जो संस्था होते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेशन बॉडी। ये रिप्रेजेंटेशन बॉडी 3 हिस्से में बटे हुए हैं। एक जो है ना अपर लेयर है, जो सबसे बड़ा है, ऊंचा है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन। इस इलेक्शन में लोग जो खड़े होते हैं और जो जाते हैं उसको अपन बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और दूसरा होता है स्टेट लेवल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम लोग एमएलए सिलेक्ट करते हैं। और तीसरा होता है लोकल लेवल रिप्रेजेंटेशन। लोकल लेवल पे हमारे पास 2 अलग अलग तरीका है, रूरल और अर्बन एरियाज के लिए। अर्बन एरियाज के लिए होता है म्यूनिसिपैलिटीज, जिसके मेंबर को हम लोग कहते हैं काउंसिलर और कॉर्पोरेटर। उसी तरह लोकल रूरल लेवल पे हमारे पास आ जाते हैं सरपंच, जेडपीटीसी और एमपीटीसी। तो आज हम बात करते हैं 3 चीजों का जो हमारे जीएमसी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन 2016 से जुड़े हुए हैं। ये जो इलेक्शन हो जा रहे हैं ये सबसे नीचे का लेयर का है, यानी कि लोकल लेवल का है। तो दोस्तों, हर लेवल पे 2 टाइप के बजट होते हैं। एक बजट जो एरिया डेवलपमेंट के बारे में लिस्ट बनाने के लिए दी जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि आज हमारे घर में हमारी बहन की शादी है। तो शादी तो 3 घंटे में खत्म हो जाएंगे, लेकिन शादी की तैयारी के लिए हमको 3 महीने लग जाते हैं। जैसे कि उसके लिए कपड़े लत्ते खरीदना है, गहने खरीदना है, रूखा बटाना, आपको विजिटिंग कार्ड बनाना है, उनका इनविटेशन कार्ड बनाना है, और भी कई चीजें, तरह के चीजें होते हैं। अगर अपने को 1000 लोगों को दावत में बुलाना है तो उसको पूरी तैयारी होनी चाहिए, नहीं तो खाना कम पड़ सकती है या ज्यादा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो कुछ प्लानिंग की जरूरी है। तो हमारे गवर्नमेंट, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, उसके अंदर ये विधा बनाए गए हैं कि हर लेवल के लोगों के लिए 2 टाइप के बजट हो। एक उनका पर्सनल बजट, यानी कि वो किस तरीके से प्लानिंग करें उनके एरिया के लोगों का, और दूसरा वो टोटल बजट जो लोकल लेवल से जुड़े हुए हैं। तो लोकल लेवल पे 2 बजट, एक जो है ना, एक काउंसिलर का बजट, और एक जो है ना काउंसिल का बजट। तो काउंसिलर का जो बजट है ना, जो अमाउंट दी जाती है, वो सिर्फ लिस्टिंग के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए उस एरिया के, और उनका प्लानिंग के लिए कि इस एरिया को आगे किस तरह डेवलप किया जाए, जो कि दूसरे एरिया से और अच्छा हो। जी। मिसाल के तौर पे हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि इस वक्त काउंसिलर का जो एरिया डेवलपमेंट फंड है, जो ईयरली उसे दिया जाना चाहिए, दिया जाना है, वो 1 करोड़ रुपया है। अच्छा। और लास्ट एमसीएच का बजट 3000 करोड़ रुपया था, जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो ये जो 1 करोड़ रुपया है, ये हर काउंसिलर का जिम्मेदारी है कि ये 1 करोड़ रुपए में उनका एक ब्लूप्रिंट बनाए उनके एरिया का। इस वक्त हमारे हैदराबाद के सभी क्षेत्र में, सभी डिवीजन में वोटर लिस्ट 40,000 से 50,000 के बीच है, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज्यादा। तो काउंसिलर का जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस 50,000 वोटर्स, जो कि 15 से 20,000 फैमिली में बटे हुए हैं, उस फैमिली का डाटा कलेक्ट करें। ये डाटा उनको आरक्षण सबसे भी मिल सकता है। और डाटा कलेक्ट करने के बाद ये पता लगाए कि उनमें से कितने गवर्नमेंट सर्वेंट है, कितने प्राइवेट सर्वेंट है, कितने बेरोजगार हैं, कितने जो रिटायर पर्सन है, जो कि जिसके अंदर ये भी आ जाते हैं, जिसके पास कुछ गुंजाइश नहीं है खाने पीने का, बेवा आ जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के बेवा आ जाते हैं, और हैंडीकैप आ जाते हैं, और भी कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जो आप कह सकते हैं कि जिनको चलने फिरने की ताकत ना हो, हैंडीकैप। तो इसके अलावा ये देखना होता है कि कोई गरीब घर में अगर शादी लायक कोई बहन है
और उसके शादी नहीं हो रहा है। तो हर किस्म के लोगों का एक लिस्ट बनाना जरूरी होते हैं, इवन प्रेग्नेंट लेडी का भी। तो इस तरीके से लिस्ट बनाने के बाद उनको देखना है कि एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट स्कीम है, सोशल वेलफेयर स्कीम, क्या उसमें से कितने लोगों को एड्रेस की जा सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे जो 5 साल से लेके 18 साल के स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दिए हैं। तो इनको देखना जिम्मेदारी है कि उनके बस्ती के, उनके एरिया के सभी बच्चों को स्कॉलरशिप में लगाया जा सके जो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, पहला लेवल। उसी तरीके से अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन पे है, जिसको अनएम्प्लॉयड है, तो उनका लिस्ट बनाया जाए, उनके एजुकेशन के हिसाब से उनको किस किस्म के नौकरी में लगाया जा सके। उसी तरीके से जो लोग रिटायर हो चुके हैं या उम्र हो चुके हैं, उनको खाने पीने का कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के कई स्कीम है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम 1000 रुपये है, विडोज पेंशन स्कीम, और उसके अलावा हैंडीकैप स्कीम। लेकिन ये कोई भी स्कीम अभी तक कोई भी काउंसिलर, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी पब्लिक तक नहीं पहुंचाए हैं। जबकि चलो पहले लेते हैं सबसे पहले काउंसिलर की, क्योंकि काउंसिलर इलेक्शन होने जा रहे हैं। काउंसिलर को पहले 50 लाख मिलते थे, अब 1 लाख 1 करोड़ हो गया है। ये किसके लिए मिलते थे राजेंद्र सिंह का 50 लाख? ये जो सर, ये जो अमाउंट दिए जा रहे हैं, इनका सबसे पहला काम होता है कि उन्होंने एरिया का लिस्ट बनाए। अच्छा, ये काउंसिलर बजट में नहीं आता? नहीं, काउंसिलर के पर्सनल बजट है ये। अच्छा, ये काउंसिल बजट नहीं है। देखिए नाजरीन, अभी हमें एक खास बात मिली है राजेंद्र सिंह साहब से, जिसकी इत्तला मुझे भी नहीं थी। आवाम ये गौर से सुनिए, राजेंद्र सिंह साहब का कहना है कि काउंसलर के बजट से हटकर उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। काउंसिल बजट से हटके, काउंसिल बजट से हटकर उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, ये पता लगाने के लिए कि उनके एरिया में क्या चीज की जरूरत है, क्या चाहिए, उसका ब्लूप्रिंट बनाना है, उसकी स्कीम तैयार करना है। स्कीम तैयार करने इसके लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। क्या हमारी आवाम को मालूम है कि ये 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? क्या 1 करोड़ रुपए का इस्तेमाल होता है भी या नहीं? अरे सब, कम से कम एक ऑफिस होना चाहिए। हम लोगों को जब कोई बस्ती में कोई क्राइम होते हैं तो हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। वो मुमकिन इसीलिए होता है कि बस्ती में पुलिस स्टेशन होता है और उसका एक आइडेंटिटी होता है। अगर वो आइडेंटिटी ना हो, वो वजूद ना हो, वो प्लेस ना हो, तो लोग कैसे पुलिस स्टेशन जाएंगे? हम लोग को जब खत लिखना, किसी को भेजने की जरूरत होती है, तो हम लोग पोस्ट ऑफिस जाते हैं, क्योंकि एक पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग होती है जी। तो लोगों को अगर कोई चीज की जरूरत है, लोग अपना जरूरत किसको बताएंगे? अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को बताएंगे। लेकिन यहां तक, अब तक पिछले 65 साल में हमारा पहला इलेक्शन जो हुआ था हिंदुस्तान में, वो 1951 में हुआ था, और अभी जो है ना 2016, आप गिनती कर सकते हैं, 2016 माइनस 1951, करीब करीब 65 ईयर्स हो गया। लेकिन अभी तक ना तो कोई काउंसिलर का अपना ऑफिस है, ना तो एमएलए का ऑफिस है, और ना तो एमपी का कोई ऑफिस है। जो एमएलए, जो एमपी, जो काउंसिलर पार्टी से इलेक्शन होके आते हैं, वो जनता से इलेक्शन जीतने के बाद भी पार्टी ऑफिस से काम करते हैं जी। बात मुझे ऐसा लग रहा है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ रहा है, कि हमारे देश में एक बार जब हमारे बहन की शादी हो जाती है तो उनको अपन ससुराल भेज देना जरूरी होता है, क्योंकि उनकी बाकी जिंदगी उनके हस्बैंड के साथ होना चाहिए। ये मानना है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी आता है, और हिंदुओं के लिए आता है, और क्रिश्चियनिटी में भी आता है। बहुत कम ऐसे केसेस है जहां पर घर दामाद हम लोग देखे हैं जी जी। लेकिन ये बात गौर से देखिए कि कोई भी जब इलेक्शन जीत के आते हैं, चाहे वो काउंसिलर हो, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, ये अपने वही पार्टी ऑफिस से ही काम करते हैं। और जनता जब वहां पर जाते हैं तो उनको पूछा जाता है, भाई वोट किसको डाले थे? तुम तो दूसरे पार्टी को डाले थे, हमारे पार्टी को वोट नहीं डाले। जी जी। तो लिहाजा हम तुम्हारे काउंसिलर नहीं है, तुम्हारा एमएलए नहीं है, तुम्हारा एमपी नहीं है। ऐसा कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है, बहुत से प्रूफ है। इसीलिए मेरा मानना है कि हर काउंसिलर से, जो काउंसिलर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, यहां से शुरुआत की जाए कि भाई 1 करोड़ रुपया आप क्या करेंगे। मैं सभी जनता से आग्रह करूंगा जो इस बार इलेक्शन में वोट डालने जा रहे हैं,
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभी भाई बहनों से जरा गौर से सुनिए आप लोग कि आप उनसे जरूर पूछे, आपके एरिया में कोई 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कि भाई आप जीतने के बाद हमारे किस तरह सेवा करेंगे। ये जो आपको 1 करोड़ रुपया का जो फंड, पर्सनल फंड दिया गया है, उसका क्या इस्तेमाल करेंगे। अभी तक तो किसी के पास ऑफिस नहीं है जी, ना कनेक्टिविटी है जी, हमने पिछले 5 दिन से लगातार बस्तियों में फिर रहे हैं सर। एक बस्ती में 5-5, 10-10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जी, तो सभी बोल रहे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन किसी के पास पैम्पलेट तक बने हुए नहीं है। जी, ये लोग किस तरह हैं। खैर इस बारे में मैं आपसे सवाल के बाद बात करूंगा। पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये तीनों का बजट क्या होता है। काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसी में काउंसिलर का पर्सनल बजट 1 करोड़ है, जो लिस्ट बनाने के लिए दिया जाता है। और जीएचएमसी माने कि काउंसिल का बजट, ग्रेटर हैदराबाद काउंसिल का बजट वो अलग है। वो पिछला बजट 3000 करोड़ का था और अभी मैं समझता हूं वो बढ़ के 5 से 10,000 करोड़ आसानी से हो जाएंगे। अब इसके बाद हम आपको बताना चाह रहे हैं कि स्टेट बजट, स्टेट में भी 2 टाइप के बजट है। एक बजट जो स्टेट, पूरे स्टेट के लिए है, और एक बजट जो एमएलए को दी जाती है पर्सनली खर्चा करने के लिए। ये एमएलए को इसलिए दिए जाते हैं ताकि एक एमएलए उनके एरिया के जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस एरिया का हल्के का अच्छी तरह छानबीन करके वो लिस्ट तैयार कर सके, ताकि उनके एरिया में कितने लोग रहते हैं, मेल कितना, फीमेल कितना, एजुकेटेड कितना, अनपढ़ कितना, और रिटायर कितना, बच्चे कितना, बूढ़े कितना, हर चीज का, ताकि हिंदुस्तान का एक अच्छा, उस स्टेट का एक सही बजट बन सके। लेकिन अभी तक कोई एमएलए उसके लिए आगे नहीं बढ़े हैं, जबकि हर साल उसको उसके लिए 2 करोड़ दिया जाए। लेटेस्ट पहले 1 करोड़ था, अभी 2 करोड़ दिए जा रहे हैं। उसी तरीके आप एमपी को लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट एक अलग होता है, लाखों करोड़ में चले जाता हो, लेकिन एक एमपी को 5 करोड़ अलग से दी जाती है कि भाई आप अपने एरिया के एक प्लान तैयार कीजिए, ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए, आपके एरिया में क्या क्या चीज की जरूरत है, क्या क्या रिसोर्स है आपके पास। लेकिन अभी तक किसी एमपी साहब इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए। मैंने कई एमपी से इसके बारे में बात भी किया हूं। राजेंद्र सर, आपको पता नहीं है, आप पॉलिटिक्स में नहीं है, आपको नहीं मालूम, आप क्या बोल सकते हैं। नाजरीन, मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ सिंह साहब को। ये बड़ी मजाक की बात है कि जो इंसान हक की बात कहना चाहता है उसे रोक दिया जाता है। जी हाँ, आप ये जरूर गौर करिए, हमारे चैनल जो भी देख रहे हैं, हमारे इस प्रोग्राम को जो भी देख रहे हैं, नाजरीन ये जरूर गौर कीजिए। राजेंद्र सिंह साहब का कहना है कि कारपोरेटर को 1 करोड़ का अलहदा बजट है और एमपी को 5 करोड़ का बजट है, एमएलए को 2 करोड़ का अलहदा बजट है। क्या इसके बारे में आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम। इसलिए नहीं मालूम क्योंकि ये लोग बताते नहीं हैं, ये लोग बताते नहीं है, और इन्हें जो सवाल करता है उसे खामोश बिठा दिया जाता है। इसकी वजह क्या है? क्या आवाम की तरक्की नहीं होना? क्या आवाम एरिया डेवलपमेंट नहीं होना? कहां जाता है ये बजट? जी सिंह साहब, अब मान लीजिए कि हम एक किराने के दुकान पे जाते हैं जी, और उनको जाके कहते हैं कि भाई हमारे घर में बहन की शादी है और आप हमारे को सामान दे दीजिए, तो क्या हमको कुछ सामान दे सकते हैं? जी। आपके विचार में? नहीं दे सकते। पैसे देंगे तो हमें। नहीं, पैसे भी दिए। जी, अगर मिसाल के तौर पे आप एक किराने की दुकान चला रहे हैं जी, और हमने आपके पास एक 5 लाख रुपया लाके दे देते हैं जी, कि भाई मेरे को कुछ सामान दीजिए, हमारे घर में शादी है, जी। तो आप क्या सामान देंगे मेरे को? शादी का सामान जो रहेगा। जो रहेगा। जो रहेगा। लेकिन आपको पूरे सामान मालूम है कि आपकी शादी के क्या क्या सामान लगता है? नहीं, मुझे तो उसके बारे में उतनी। अगर मैंने आपके पास एक लिस्ट दिया तो जब देंगे उसको, जब आपको आसानी होगा, जब आसानी होगा। तो वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी मिसाल दी है सिंह साहब ने। नाज़रीन जरा गौर कीजिए, ये जिम्मेदारी है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की कि उन्हें ये चाहिए, अगर बजट चाहिए, नल के लिए ये चाहिए, लाइट के लिए चाहिए, रोड के लिए चाहिए, ये लिखकर देंगे तो उसका बजट मिलेगा। और ये लिखकर देने के लिए भी अलहदा पैसे इनको मिल रहे हैं। क्या ये करना भी हमारे नुमाइंदों के लिए मुनासिब नहीं है? ये भी नहीं कर सकते?
जरा गौर कीजिए नाजरीन। तो हमारा कहना है कि हमारे हर काउंसिलर हो, एमएलए हो या एमपी हो, उसकी और एक जिम्मेदारी है ये लिस्ट बनाने के अलावा। अब तक कोई भी एमएलए, कोई भी काउंसिलर और कोई भी एमपी का तो कोई ऑफिस नहीं है और ना तो अवेलेबल है। हम जनता से दरखास्त करेंगे कि इस इलेक्शन में कम से कम काउंसिलर को ये पूछे, जो भी उनके पास आए वोट मांगने के लिए, कि भाई आपका ठिकाना कहां रहेगा, वो पहले लिख के देने के लिए। आप 1 करोड़ बजट में से कहां पर ऑफिस कायम करेंगे, आपके एरिया में कहां ऑफिस लगाएंगे, आपका वर्किंग स्टाफ क्या रहेगा, और आपसे कनेक्टिविटी के लिए आपका सेल नंबर क्या होगा, आप हमारा मसला कैसे करेंगे, और उस ऑफिस में आप कितने घंटा डेली बैठेंगे। भाई पुलिस वाले हैं, पोस्ट ऑफिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, घर में बड़े बड़े गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इवन मिलिट्री के हैं, सभी लोगों का एक ऑफिस होता है, वहां पर 8 घंटा उन्हें ड्यूटी देना पड़ता है। हमारे हिंदुस्तान के कानून में 8 घंटा ड्यूटी देना बहुत जरूरी है। तो फिर इनमें से ये काउंसिलर को अलग क्यों रखा गया भाई? क्या ये लोग गिनती में नहीं आते? इनको 1 करोड़ का बजट मिलता है, डीए टीए पर्सनल सैलरी अलग मिलता है, वो भी महीने में 1 लाख के बराबर है सर। अभी ये लोग क्या काम करते हैं? तो मैं जनता से दरखास्त करूंगा, इसको जरा गौर कीजिए कि इनको बोलिए कि कितने घंटा ड्यूटी देंगे। अगर उन्होंने अपने को पार्ट टाइम वाले मत नहीं चाहिए, जी जी, ये पार्ट यहाँ टाइम पर वाले भी नहीं पार्ट चाहिए। टाइम, बड़ी मजे की बात कर रहे हैं राजेंद्र सिंह साहब। क्या कारपोरेटर भी पार्ट टाइम का होता है? सर पूरे कॉर्पोरेटर पार्ट टाइम के जी, हैं, और काउंसिलर भी है, कॉर्पोरेटर भी है, एमएलए भी है, एमपी है, पूरे पार्ट टाइम है। ये पार्ट टाइम से हमारे हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है। हमको फुल टाइम चाहिए। अब मैं इलेक्शन कमीशन से भी दरखास्त करता हूं कि उन्होंने कानून का सही इस्तेमाल करें। एक टीएन सेशन को छोड़ के कोई भी इलेक्शन कमिश्नर आंखें बंद करके काम कर रहे हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उनको कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ दिलाया जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी नहीं काम करेंगे। एमएलए को, एमपी को, काउंसिलर को शपथ दिलाया जाता है कि वो काउंसिलर, वो जो है ना, जीतने के बाद पब्लिक के लिए काम करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो मैं इलेक्शन कमीशन से दरखास्त करता हूं कि बाकायदा इस इलेक्शन में सभी काउंसिलर से एक राइटिंग में ले ले कि वो लोग फुल टाइम है, उनको कोई और दूसरा वर्क नहीं है। 5 साल तक वो जनता के लिए काम करेंगे और डेली 8 घंटे उनके अपने ऑफिस में बैठेंगे, जरूर पार्टी राजेंद्र ऑफिस सिंह में। साहब, ये बड़ी मजे की बात कही। यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक लेना भी जरूरी है। उसके बाद हम ये डिस्कशन फिर जारी रखेंगे।